Hello, dear students. This is Simran sir from Jaipur. Let us do this question of JEE Mains April session 2026. Question कह रहा है the dimensional formula of half epsilon naught e square is m power a, l power b, and t power c. The value of 2a minus b plus c will be. तो हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है ए बी सी की और उसको यहाँ पे पुट कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम अगर इसको चेक करें, ये हमारा 2 अप्रैल का क्वेश्चन है। एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है हमारा एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपन ने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा, इसको हम एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। यहाँ पे आएगा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि होता है m1L2 T पावर -2। वॉल्यूम की जगह आ जाएगा L3। इसको सॉल्व करेंगे, L3 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो L की पावर -1 बचेगा, बाकी एज इट इज रह जाएगा। अब हमको गिवन है क्वेश्चन में m की पावर a, b की पावर c, l की पावर b और t की पावर c। यहाँ से हमको पता लग गया कि c जो है उसकी वैल्यू -2 है, b की वैल्यू जो है वो -1 है और a की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, अब a, b, c तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं और हमको उसको यूज़ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 2a माइनस बी प्लस सी क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2a माइनस बी प्लस सी हमको निकालना है। हमको a, b और c तीनों वैल्यूज़ पुट करनी है। ये मैंने तीनों वैल्यूज़ पुट करी, आप देखो सॉल्व करेंगे इसको तो 2 × 1 2 आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 आ गया, c की वैल्यू -2, यहाँ पे -2 आ गया, 2 और -2 कैंसिल, 1 हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of a wire measured by a screw gauge of least count 0.001 centimeter is 0.08 centimeter. Length measured by a scale of least count this is 150 centimeter. When a weight of 100 Newton is applied, extension in length is 0.5 centimeter by a micrometer of least count 0.001 centimeter. Error in measured Young's modulus. यहाँ पे हमको एरर निकालना है यंग्स मॉडुलस में। तो यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है शेयरलेस मेथड पे। वो क्या होता है? सो दिस मेथड, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन शेयरलेस मेथड और ये मेथड हमको हेल्प करता है टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर, या उसमें एरर निकालने का ये मेथड होता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन पे मैं वापस आऊँगा, पहले थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करने की ट्रिक सीख लेते हैं। y इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये तो सबको पता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्ट्रेस की जगह आ जाएगा F/A, स्ट्रेन की जगह आएगा इलोंगेशन। यहाँ पे मैंने, हम इन जर्नल इलोंगेशन को डेल्टा एल से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इलोंगेशन को एल से लिखा है, स्मॉल एल से, अपॉन एल मतलब ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो फोर्स की जगह फोर्स ही आ गया, मतलब जो वायर के साथ मास हमने हैंग कर रखा है वो, वायर का एरिया πd²/4, डी यहाँ पे डायमीटर है वायर की, और सब कुछ ऐसे का ऐसे ही है। अब हमको इन जनरल में अगर आपसे बात करूँ, हमको अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे दिया है x इक्वल्स टू a/b², तो x में एरर कैसे निकालते हैं हम? Δx/x Δa/a प्लस ये जो पावर है ये कोएफिशिएंट की जैसे आ जाएगी Δ2 टाइम्स Δb/b। सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे भी करनी है। तो अब मैं जब क्वेश्चन इसको देखूंगा फॉर्मूला को, तो y में एरर हो जाएगा Δy/y, f में एरर हो जाएगा Δf/f, ऐसे ही कैपिटल L जो लेंथ है उसमें होगा ΔL/L। π/4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में एरर नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट रहती है। d² में एरर हो जाएगा 2, ये जो d² है इसको लिखा जाएगा 2 टाइम्स Δd/d एंड सिमिलरली Δl/l। अब यहाँ पे F फोर्स है, L ओरिजिनल लेंथ है वायर की, और Δl क्या है? जो ओरिजिनल लेंथ है उसके अंदर एरर, या फिर जो अपन को डेटा गिवन है उसमें लीस्ट काउंट। भाई लीस्ट काउंट क्या होता है?
लीस्ट काउंट वो चीज़ होती है जहाँ पे अपना जितना एरर होता है उतना ही किसी स्केल का लीस्ट काउंट भी होता है, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कोई स्केल है जो मिनिमम रीडिंग 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकती है, तो वो उस स्केल का लीस्ट काउंट है, और उस स्केल में जो एरर की पॉसिबिलिटी वो भी 0.1 सेंटीमीटर की ही है। तो यहाँ पे मेरे को ये पता लग जाएगा कि डेल्टा एल क्या है, लीस्ट काउंट है या फिर एरर है इन ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। सिमिलरली हर एक टर्म को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, सारा डेटा मैंने निकाल के फॉर्मूला पुट करना, आंसर आ जाएगा। डी क्या है, मेरा डायमीटर ऑफ वायर है। डेल्टा डी क्या है, लीस्ट काउंट है डायमीटर का, या फिर जिस जिस स्केल से हमने डायमीटर मेजर करी उस स्केल का लीस्ट काउंट है डेल्टा डी, या फिर एरर है डायमीटर में, कुछ भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ऐसे ही स्मॉल एल क्या है, इलोंगेशन इन वायर है, और डेल्टा एल क्या होगा, एरर इन इलोंगेशन, ठीक है ना, या फिर लीस्ट काउंट, वही चीज़। अब मैं यहाँ पे गिवन डेटा सारा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पे वापस जाऊंगा। डेल्टा डी मेरे को गिवन है 0.001 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 0.08 सेंटीमीटर, कैसे ये देख लेते हैं। तो वापस से क्वेश्चन पे जाऊंगा तो मैं आपको बताता चलता हूँ। देखो, डायमीटर ऑफ अ वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट, यानी कि ये डेल्टा डी है, ठीक है, और ये डी है मेरे पास, डायमीटर इतना है और डायमीटर में एरर इतना आएगा। चलो, द लेंथ मेजर्ड बाय अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट, मतलब लेंथ जो है जिस स्केल से मेजर करी उसकी लीस्ट काउंट, यानी कि ये कैपिटल डेल्टा एल है, डेल्टा एल कैपिटल वाला है ये, ठीक है ना, और ये एल है, कैपिटल एल है। वेन अ वेट ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड, नाउ ये एफ कांस्टेंट है, तो डेल्टा एफ बाय एफ अपन ने फॉर्मूला लिखा था वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स में कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि फोर्स जो है कांस्टेंट वैल्यू ली हुई है अपन ने, तो गिवन है क्वेश्चन में। तो फोर्स अपना 100 न्यूटन कांस्टेंट है। द एक्सटेंशन इन लेंथ इज, यानी कि स्मॉल एल है, ये लेंथ कितनी बढ़ रही है भाई, अगर मैं ये एक मास है इसको किसी वायर के साथ लटकाऊंगा, है ना, तो क्या होगा, इस लेंथ में इलोंगेशन आएगी। तो कितनी इलोंगेशन आ रही है, स्मॉल एल 0.5, और जिस स्केल से इलोंगेशन मेजर करी गई उस स्केल का लीस्ट काउंट या फिर उसमें एरर आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 0.001 सेंटीमीटर है, यानी कि ये स्मॉल डेल्टा एल है। आ गई ना बात समझ में। तो ऐसे ही हमको निकालना है एरर इन यंग मॉड्यूलस। अब अपन ये सारा डेटा यहाँ पे वापस देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो डेल्टा डी की वैल्यू और डी की वैल्यू, डेल्टा कैपिटल एल की वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट है, स्मॉल एल और डेल्टा एल, स्मॉल एल वाला। अब अपन को क्या करना है, ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था ये वाला, इस फॉर्मूले में अपन को ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। डेल्टा एफ बाय एफ ये वाली टर्म नहीं आएगी अपनी, बिकॉज फोर्स में एरर नहीं है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट अपन को 100 न्यूटन गिवन है क्वेश्चन में। तो डेल्टा एफ बाय एल, डेल्टा वाई बाय वाई की जगह आ जाएगा, ये फॉर्मूला देख सकते हैं अपन, डेल्टा कैपिटल एल बाय एल, ठीक है ना, कैपिटल एल ये अपना सॉरी डेल्टा एल ये वेरी वैल्यू है 0.1 अपॉन 150, तो 0.1 अपॉन 150, फिर आएगा टू टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, तो ये 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी आप देख सकते हो। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है अपनी, ये डेल्टा डी की और ये डी की, एंड सिमिलरली ये स्मॉल डेल्टा एल बाय एल, ये स्मॉल डेल्टा एल बाय एल वैल्यू आप देख सकते हो, अपन ने पुट करी है 0.001 अपॉन 0.5। अपन को इसको सॉल्व करना है ये पूरे इसको, तो अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगी वैल्यू 0.0277, ये वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद क्योंकि हमको क्वेश्चन में डेल्टा वाई पूछा गया है, तो अपन ने ये तो पूरी वैल्यू निकाल ली। अब ये जो पूरी अपन ने वैल्यू निकाल ली है 0.0277, इसको हमको वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा। तो उसके लिए हमको वाई निकालना पड़ेगा, वाई होगा एफ एल बाई पाई डी स्क्वायर बाय 4L, सारी वैल्यूज अपन को ये गिवन है, सब्सटीट्यूट करेंगे अपने पास वाई आ जाएगा, और फिर वाई की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अपने पास सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्वेश्चन है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मेरे को, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज v वेक्टर माइनस एक्स आई कैप प्लस 2y j कैप माइनस z k कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट 1,2,4, अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे से एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी गिवन है,
तो जब वेलोसिटी गिवन होती है और एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर गिवन है मुझे। अब इस वेलोसिटी वेक्टर से मुझे ये पता लग रहा है कि ये आई कैप में वेलोसिटी है, ये जे कैप में, मतलब वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये जेड कंपोनेंट है। तो दिस इज वी एक्स, दिस इज वी वाई एंड दिस इज वी जेड, एंड दे आर आस्किंग मी एक्सेलरेशन एट 1 to 4, मैग्नीट्यूड निकालना है एक्सेलरेशन का। तो हमको पता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैंने v की जगह जो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। आगे चलूँ तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -dx/dt आई कैप, इसका हो जाएगा 2dy/dt जे कैप, इसका हो जाएगा -z/dz/dt के कैप। अब dx/dt क्या बना, dx/dt का मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, जो कि गिवन है मेरे को, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, -x। तो इस पूरे की जगह -x लिख दूंगा, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ गया। dy/dt मतलब वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट जो कि 2y है, तो यहाँ पे 2y लिख दूंगा। सिमिलरली dz/dt का मतलब वेलोसिटी का z डायरेक्शन में कंपोनेंट जो कि -z है, तो यहाँ पे -z पुट कर दूंगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे +z। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन। मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड 1 to 4 पे। मैग्नीट्यूड निकालने का पहले हमको यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा, y की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, z की जगह 4 पुट करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर बनेगा और इसका मॉड वैल्यू हम निकाल लेंगे, √1² + 8² + 4², दैट इज 9। थैंक यू। क्वेश्चन कह रहा है कि the position of an object having mass 0.1 kg as a function of time t is given as, this is the position vector at time t equals to 1 second। हमको फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मोमेंटम ये आ रहा है, तो मतलब मोमेंटम निकाल के चेक करना पड़ेगा, और फिर पूछ रहा है फोर्स ये आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ये है, टॉर्क वेक्टर ये है, तो एक एक को निकाल के चेक करना पड़ेगा अपन को। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ईजी क्वेश्चन है। तो आर वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, पहले मोमेंटम की बारी लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मास दिया हुआ है, आर वेक्टर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं वेलोसिटी निकालने से। तो वेलोसिटी क्या करना है, वेलोसिटी होती है dr/dt। ठीक है, तो ये r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, d/dt ऑफ r। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आ जाएगा 20t आई कैप, और ये 5 × 3 15t² जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब मुझे टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लेनी है। तो यहाँ पे जो टाइम की जगह मैं ये टाइम की जगह 1 पुट करूँगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब मोमेंटम सबसे पहले पूछा होता तो मोमेंटम इजीली निकाल लेंगे अपन। तो मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम होगा मोमेंटम वेक्टर एम वी वेक्टर। ठीक है ना, एम की वैल्यू 0.1 गिवन है, वी वेक्टर अपन ने 1 सेकेंड पे निकाल ही लिया है। ठीक है, 1 सेकेंड पे अपन ने निकाल ही लिया है, तो अपन ने यहाँ पे ये वी वेक्टर पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंटम वेक्टर आ गया 2i कैप प्लस 1.5 जे कैप। चेक कर लेते हैं, 2i कैप 1.5 जे कैप। तो ए तो अपना ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपना रॉन्ग होएगा क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा। तो बी सी या बी डी, यानी कि बी भी सही है, सी और डी में से एक बैठेगा। लेकिन अपन प्रैक्टिस के लिए सभी निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जाम में फास्ट करने के लिए ये वाली ट्रिक आप अपनाओगे ना तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ये बात बता दूं मैं आपको क्लियरली। देखो, अब अपन आते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर को निकालने में। तो एक्सेलरेशन वेक्टर अपना हो जाएगा यहाँ से dv/dt। ठीक है, और वेलोसिटी का मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी की इक्वेशन है 20t 15t² जे कैप। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20i कैप आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 30 जे कैप, 30t जे कैप। तो मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से निकालेंगे फोर्स, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है m × a वेक्टर। मास की वैल्यू है 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे,
और वो 0.1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स फैक्टर आएगा 2i3j। चेक कर लेते हैं। 2i3j, 2i3j। भैया बी भी सही है अपना, तो ए भी सही है, बी भी सही है, और ये बोल रहा है डी और सी। बी तो वैसे ही सही था, दोनों में आ रहा है, तो सी और डी में चेक करना है। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो गई अपनी तो बढ़िया। इसको थोड़ा सा अभी क्या करना है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो आर, ये तो अपन को गिवन ही है, 1 सेकेंड में टी की जगह वन वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू इतना। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, 1 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है एफ वेक्टर की, ये 2i3j। तो क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा, आई क्रॉस आई तो ज़ीरो हो जाता है, आई क्रॉस जे करूँगा तो के कैप आ जाएगा। तो 10 × 3 30 के कैप आएगा। और सिमिलरली 50 जे क्रॉस आई होगा आपका -k, और 5 × 2 10 हो जाएगा, तो -10 के कैप आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 20 के कैप आ जाएगा। और ऐसे ही मैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर निकाल लूँगा, जो कि होता है आर क्रॉस पी। आर वेक्टर गिवन है मेरे को, पी वेक्टर भी निकाल चुका हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो ये आएगा अपना 5 के कैप। तो एल वेक्टर आ रहा है 5 के कैप और टॉर्क आ रहा है 20 के कैप। एल आ रहा है 5 के कैप, ये गलत आ रहा है अपना एल सी वाला ना, और टॉर्क आ रहा है अपना 20 के कैप, टॉर्क आ रहा है अपना 20 के कैप, ये सही है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ एट एनी इंस्टेंट इट्स मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया पूछ रहा है। थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूँगा तो वेलोसिटी, वापस से डिफरेंशिएशन करूँगा तो आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और वेलोसिटी का करूँगा तो आएगा लीनियर एक्सेलरेशन है। यानी कि इस इक्वेशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और टाइम की जगह 10 पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू ये अपन को गिवन है, और अल्फ़ा 10 सेकेंड्स पे निकालना है। तो ओमेगा होगा डी थीटा बाई डी टी, अल्फ़ा होगा डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 और 40 पहले कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 बचेगा यहाँ पे, है ना। और इधर तो टी की पावर 3, t³/3 है ही सही, राइट। फिर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा टी की पावर 4 जो है वो हो जाएगा 4t³/8, और इधर आ जाएगा टी t³ का अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 3t²/3 बच जाएगा। तो ये 4 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, t³/2 -t² बचेगा। वापस से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, t³/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3t²/2, और t² का हो जाएगा 2t, राइट। अब टाइम की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 10 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 10 सेकेंड पुट करेंगे टाइम की जगह, इधर भी सॉल्व करके ही अपना आंसर आ जाएगा। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। हाय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैप एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस C। तो एयर कैपेसिटर है आपके पास और उसका कैपेसिटेंस आपको C गिवन है। When it is half filled as shown in the figure with a dielectric constant K, the percentage increase in the capacitance is। तो आपने बाद में क्या करा, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 है। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा इसके कैपेसिटेंस में पुराने वाले से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इनिशियल और फाइनल कंडीशंस अपन ने ड्रॉ कर ली हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये सिचुएशंस। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले देखो, तो अपन ने इनिशियल सिचुएशन ड्रॉ करी, ये कैपेसिटर है, बीच में एयर है, कैपेसिटर प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस t है, कैपेसिटर प्लेट्स का एरिया a है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा वो मैंने C1 मान लिया, C = ε0 A/d। समझ में आ रही है बात।
अरे बोलो, समझ में आ रही है ना? अभी मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फाइनल में अपन ने यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के बराबर 5, है ना? ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस है d/2, और इधर एयर की एयर पड़ी हुई है। अब मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट है ना, इसका कैपेसिटेंस निकाला मैंने। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस हो जाता है k टाइम्स, है ना? तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस आपके पास बन जाएगा 5 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए, जो डिस्टेंस है वो d/2 है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बनेगा। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू क्या है? अरे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू क्या है? सी है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आगे देखें, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस हो गया 10C। ऐसे ही बचे हुए का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बचेगा। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू क्या है? सी है। तो ये हो गया 2C, ये हो गया 10C। और ये दोनों कैपेसिटर्स, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर कैसे लगे हैं? ये दोनों सीरीज कनेक्शन है। और सीरीज कनेक्शन के अंदर दो कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, 10C 2C अपॉन दोनों को ऐड किया 12C। ये इक्विवेलेंट निकालने का शॉर्टकट मेथड है, C से C कैंसिल, ये आ गया 5C/3। तो ये जो पुराना कैपेसिटर था जिस उसका कैपेसिटेंस था C, ये जो नया कैपेसिटर बना इसका कैपेसिटेंस बना 5/3C। तो बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ा? परसेंटेज चेंज निकालने का क्या तरीका है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका। C2 माइनस C1/C1 इंटू 100% सॉल्व करेंगे, 66.67% आंसर आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हीट इज सप्लाई टू अ डाई एटॉमिक गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QU/W का रेशियो बताइए। भैया एक बात ध्यान से सुनो, डेल क्यू क्या होता है? डेल क्यू होता है NCP डेल्टा टी। CP क्या होता है? F+2/2R। F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5 होता है, 5 डायटोमिक गैस का। तो इधर पुट करा 5, CP आ गया 7/2R। ये CP की वैल्यू यहाँ रख दो, डेल QP आ जाएगा NR∆T इंटू 7/2। इसी तरीके से डेल U भी निकालते हैं। अरे भैया डेल U क्या होता है? डेल U इज अ यूनिवर्सल इक्वेशन। भैया जिंदगी में, दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा NCV∆T होता है, CP∆T नहीं आता है। डेरिवेशन है भाई, NCV∆T ही होता है। CV क्या होता है? F/2R होता है। F क्या होता है? डायटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। तो 5/CV की जगह क्या लिख सकता हूँ? 5/2R। लो जी, लिख दिया, खत्म हो गया। डेल यू क्या आया? NR∆T इंटू 5/2। वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है NR∆T। अच्छा, अब मेरे को तीनों का रेशियो निकालना है, तो निकाल लो ना यार, किसने मना किया है? उसी के लिए तो बैठे हैं अपन। तो ये हो गया अपने पास डेल QP, ये हो गया डेल U, ये हो गया W। NR∆T तीनों से उड़ा दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाले 2 कैंसिल हो गए, 7:5:2 आंसर आ गया। कितना इजी था। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स S1 S2 radii 8 and 18 connected to each other by wire, ठीक है। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस S1 S2
रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। दो स्फेयर्स हैं, चार्ज्ड हैं, S1 S2 इनके नाम है, R1 R2 इनकी रेडियस है, देख सकते हो आप। इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर को कनेक्ट करने के बाद इनके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है वो पता लगाना है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा। वायर से कनेक्ट करने के बाद दोनों के दोनों स्फेयर्स में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, हीट लॉस होगा और अल्टीमेटली दोनों स्फेयर्स सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। So when two metal bodies are brought in contact, they achieve same potential. साथ साथ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन और हीट लॉसेस भी होते हैं, वो भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिलहाल तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बारे में पूछा है, तो अपन वही बात करेंगे। तो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड। लेट अस से कि इनके सरफेस पे जो चार्ज आ गया है, फर्स्ट वाले के पास Q1, सेकेंड वाले के पास Q2, तो जो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। फॉर्मूला होता है ना सरफेस पे पोटेंशियल का, KQ1/R। सेकेंड वाले के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा KQ2/R। Q2 क्या है, जो नया चार्ज आ गया है वो वाला। शुरू वाला हमको मालूम नहीं, हमको पता भी नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं पूछा है, हम कर सकते हैं बाय द वे। तो Q1/Q2 जो वायर लगाने के बाद उन पे चार्जेस का रेशियो होगा वो होगा 4:9 का। गजब बात क्या है, जो चार्ज का रेशियो है Q1/Q2, 88 इधर चला जाएगा ना, Q2 इधर आ जाएगा नीचे। जो चार्ज का रेशियो है वो रेडियस के रेशियो के बराबर आ रहा है। ठीक है ना, तो चार्ज उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिस रेशियो में उनकी रेडियस है। मतलब बड़ा स्फेयर ज्यादा चार्ज, छोटा स्फेयर छोटा। छोटे छोटे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे सरफेस पे मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है, चलो उस पर अभी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे S1 और दूसरे पे ES2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1/R1² और KQ2/R2²। के कैंसिल कर देंगे। Q1/Q2 अपन निकाल ही चुके हैं 4/9, तो Q1/Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर आ रहा है R2²/R1²। तो R2 R1 की वैल्यू भी अपन को पता है, तो R2 R1 का रेशियो हो जाएगा 18/8, Q1/Q2 का रेशियो हो जाएगा 4/9। सॉल्व करेंगे 9/4 आंसर आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो छोटे डायपोल AB P1 P2 जिनका नाम है रखे हुए हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, जैसे फिगर में शो किया गया है। उनकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड x पॉइंट पे है वो x एक्सिस से 60 डिग्री पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। रेशियो निकालना है दोनों के डायपोल मोमेंट्स का। तो एक डायपोल ये रखा हुआ और एक डायपोल ये रखा हुआ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसलिए मैंने एक डायपोल यू बनाया और दूसरा डायपोल यू बनाया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है सुंदर सा आपके लिए, कंसेप्ट को समझो। एक डायपोल है ए, ऐसे रखा है, दूसरा डायपोल है बी, ऐसे रखा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ए वाले डायपोल का ये एक्सियल पॉइंट है और किसी भी डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। तो अगर ए वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इसके एक्सियल पॉइंट पे इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, E A। ये वाला जो डायपोल है बी वाला, ये पॉइंट इस डायपोल के लिए इक्विटोरियल पॉइंट है और किसी भी डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है।
तो अगर इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ईबी। क्वेश्चन बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रही है, ये दिया हुआ है, तो इसका यूज करते हुए आगे चलेंगे। पहले वाले डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला वाला डायपोल है अपना ई ए, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2kp1/r³, क्योंकि अपन को मालूम है, क्या मालूम है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कि एक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे 2kp/r³ होती है। तो यहाँ पे 2kp1/x³ होगी, क्योंकि x डिस्टेंस है, p1 डायपोल मोमेंट है ए वाले का। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kp/r³, तो यहाँ पे आ जाएगा kp2/r³, सॉरी x³ आएगा, मैंने r³ लिख दिया गलती से, ये कोई बड़ी गलती नहीं है, इसको इग्नोर मार दो, यहाँ पे x³ आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, या यहाँ पे r लिख लो या यहाँ पे x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मेरे को क्या ध्यान में देने वाली बात है, जो ध्यान में देने वाली बात है वो ये है कि ये मेरे पास एक वेक्टर ट्राइंगल बन गया, ये EB हुआ, ये EA हुआ, तो ये EB वेक्टर, ये जो EB वेक्टर है इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये मेरा बन गया वेक्टर ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल है ये मेरा, ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस, तो tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर, जो कि होगी EA अपॉन सॉरी EB, और बेस क्या होगा मेरा EA, तो EB अपॉन EA विल बी इक्वल्स टू tan 60, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। EB की वैल्यू ये है, EA की वैल्यू ये है, R पुट कर लो x की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो कैंसिल होना है भाई, तो ये कैंसिल हुआ, k कैंसिल हुआ, P2/2P1 आया, tan 60 √3 वैल्यू पुट करी, P2/P1 अपना आंसर ही आ गया। बताओ, इजी था ना क्वेश्चन। चलो हाँ जी स्टूडेंट्स, कितना फिर करिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल्स टू 5 cos pi 200t minus 1x/150, x and y are in centimeter and t in second, वेलोसिटी बताओ वेव की। भैया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है ω/k। वेव की इक्वेशन मुझे ये दी हुई है, मैंने पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया दोनों टर्म्स में। जर्नल इक्वेशन वेव की होती है a cos ω/t माइनस kx। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लूँगा, तो यहाँ से मेरे को मिल गया ओमेगा ये 200 पाई और k मिल गया ये π/150। अब ओमेगा मेरे को दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड में, और ये जो x है, जो इसकी यूनिट है x की, यहाँ पे मेरे पास k आएगा, k की यूनिट्स होगी यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड में है। तो 150 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर फॉर्मूला लगाऊंगा v इक्वल्स टू ओमेगा, ये ओमेगा है और ये पूरा का पूरा k है। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई ये अपना बाई हो जाएगा, और ये 10⁻² यहाँ पे आएगा तो 100 बन जाएगा। 0 से जीरोस उड़ाएंगे, 20 × 50 करेंगे, 300 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ना ये एक जीनर डायोड और आइडियल डायोड का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ये इनपुट वोल्टेज है। तो इसमें ना इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हो मैक्सिमम +20 -20 हाफ साइकिल के लिए, और जो आपको आउटपुट मिल रहा है ना, वो आपको आउटपुट मिल रहा है +5 और -5 वोल्टेज हाफ साइकिल के लिए। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये आपका XY ब्रांच में आउटपुट आ रहा है, तो XY में आपका क्या लगा हुआ है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने यहाँ पे अपन नेगेटिव साइकिल को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइकिल बनाई है अपनी, सपोज नेगेटिव साइकिल अपना ये मिल रही है, तो ये वाला साइड नेगेटिव हो गया, ये वाली साइड अपनी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अगर अपनी ये वाली साइड नेगेटिव हो गई तो ये जो अपना PN डायोड लगा हुआ है ये रिवर्स बायस हो गया, और ये जो नीचे जीनर डायोड लगा है जिसकी रेटिंग 5 वोल्ट की है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि ये साइड अपनी P होती है ना, तो P पे यहाँ पे पॉजिटिव लग गया और दूसरी साइड पे नेगेटिव लग गया, N पे नेगेटिव लग गया, तो ये मेरा फॉरवर्ड बायस हुआ। फॉरवर्ड
फॉरवर्ड बायस में ये चलता ही नहीं है, ऑपरेट नहीं करेगा। और ये जो मेरा पी एन डायोड है ये रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी ऑपरेशन नहीं आएगा, कुछ भी यहाँ पे ड्रॉप नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो मैंने इनपुट दिया -20 का, तो यहाँ पे भी मेरे को अब यहाँ पे ना कुछ रजिस्टर होना चाहिए जो कुछ वोल्टेज ले ले, और बाकी वोल्टेज लेने के बाद यहाँ पे मेरा -5 वोल्ट मेंटेन रहे आउटपुट में। ये मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है इन आउटपुट वाले ग्राफ से, यहाँ पे -5 वोल्ट मेंटेन रहे। तो यहाँ पे -5 वोल्ट मेंटेन रखने के लिए एक तो जीनर डायोड मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो पी एन डायोड लगेगा यहाँ पे वो भी ऑपरेटिंग में हो, यानी कि यहाँ पे जो पी एन लगेगा और जो जीनर लगेगा वो दोनों चलते हुए कंडीशन में हो, पी एन फॉरवर्ड में हो और जीनर अपने काम करे। जीनर काम करेगा रिवर्स बायस में, तभी काम करेगा वो। तो जीनर क्या होगा, काम करेगा, पीएन काम करेगा तो वायर के जैसे बिहेव करेगा, और जीनर होगा तो जीनर उस वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। यहाँ पे -5 वोल्ट है तो उसको मेंटेन रखेगा। तो कौन सी सिचुएशन देखो इसमें बेस्ट बैठ रही है? रजिस्टर तो होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि रजिस्टर भी वोल्टेज ले लेगा तो वोल्टेज -5 नहीं मेंटेन हो पाएगी। तो इसलिए अपना ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो अपने बच्चे ये वाले दो ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे लगी है अपनी एन पी और ये लगा है अपना पी एन। तो एन पी पी एन, अगर मैं यहाँ लगाऊँ एन पी, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये बनाया मैंने एन पी, तो ये हो गया एन, ये हो गया पी, और फिर पी एन, फिर ये पी, और ये आपका सॉरी एन पी और पी एन, पी और एन, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब यहाँ पे आप इसको लगाओगे एनपी वाली सिचुएशन में, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये एन नेगेटिव आ गया आपका, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये आपका रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव एन के साथ जुड़ गया, तो रिवर्स बायस हो गया, तो ये ऑपरेट करेगा आपका। अब आपका अगर जीनर डायोड ऑपरेट करेगा तो वो जो यहाँ पे -5 वोल्ट आ रही है इस ब्रांच में उसको मेंटेन रखेगा, तो आउटपुट वोल्टेज मेरा मेंटेन हो गया -5 वोल्ट का। तो ये जो मेरा बी वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। ऐसे ही रिवर्स कंडीशन अपनी फॉरवर्ड बायस में भी सही बैठेगी। उसमें क्या होगा, सेम अपन यही सिचुएशन लगाएंगे, एन पी पी एन। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एन पी और पी पी एन, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मेरा एन लग गया और अगली साइकिल में जो पहली साइकिल थी वहां पे पॉजिटिव इनपुट दे रहा था मैं, तो पॉजिटिव इनपुट दे रहा था तो ये मेरा कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये वाला डायोड ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है और मेरा ये जीनर डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव साइकिल दी तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो रिवर्स, ये जो मेरा जीनर डायोड है ये रिवर्स मोड में चला गया, रिवर्स मोड में ऑपरेट करेगा और यहाँ पे 5 वोल्ट को मेंटेन रखेगा। अगर और ये फॉरवर्ड बायस है तो ये वायर के जैसे बिहेव करेगा। अब इस ब्रांच में अगर 5 वोल्ट मेंटेन रहा तो इधर मेंटेन रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये रिवर्स रहना चाहिए, और ये भी अपने जो जिस मोड में ये ऑपरेट करता है उसके अपोजिट मोड में होना चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए। आप देख सकते हो ये फॉरवर्ड बायस में है, तो इसलिए जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही बैठ जाएगा। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया। व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड When a coil is placed in a time-dependent magnetic field, power dissipated is P. The number of turns and area of coil, radius of coil are NAR respectively. If number of turns become 2n, area 2a, radius 3r, first coil is replaced by second coil, power dissipated at √2 alpha P. Find alpha. क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं डायग्राम के साथ, बहुत अच्छे से मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहे कि आपके पास ना एक वायर है, ठीक है, उस वायर की रेडियस RW अपन ने मान ली, बोला हुआ है कि उसकी रेडियस R है, लेकिन अपन लास्ट में इसको पुट करेंगे, फिलहाल के लिए हम इसको RW मान के चलेंगे, रेडियस ऑफ वायर। इस वायर को ऐसे गोल करके टर्न कर दिया, तो गोल बना दिया ऐसे ना, एक एंड से दूसरा एंड जोड़ दिया, तो क्या बन गया अपने पास, ये एक सर्कुलर कॉइल बन गई, ठीक है। इस कॉइल की रेडियस RC है, यहाँ R काफ़ी कंफ्यूज करेंगे, और इसको रखा अपने मैग्नेटिक फील्ड में। अभी जो यही वायर है इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, ठीक है ना, वायर का तो रेजिस्टेंस होगा ही। तो इस वायर का एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया AW मान रहे हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस है, जो इसका रेजिस्टेंस है वो अपन R मान रहे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉइल अपन RC मान के चल रहे हैं। अब मोड़ने पे जो ये कॉइल बन गई इसकी रेडियस अपन RC मान के चल रहे हैं, और जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि कुछ पावर डिसिपेट करती है ड्यू टू करंट। इसमें टर्न्स, फर्स्ट केस में टर्न्स n है,
एरिया इसका ए है और रेडियस ऑफ वायर, जो वायर यूज करी गई है, इसकी रेडियस आर है। दूसरे केस में क्या करते हो आप, पावर डिसिपेट कितनी होगी वो हमको निकालनी है, पी डैश। ठीक है, जब आप टर्न्स n से 2n कर देते हो, एरिया जो कॉइल का एरिया है वो a से 2a कर देते हो आप। ओके, कॉइल का एरिया ये वाला एरिया डबल कर देते हो एरिया, और जो r है वायर की रेडियस, वायर की रेडियस ध्यान से यहाँ क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कॉइल वायर रेडियस ऑफ कॉइल, कॉइल नहीं कॉइल वायर, यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं। ठीक है, वो r दे रखी है अपन को, तो फिलहाल अपन वो 3r हो जाती है। तो पावर डिसिपेट जो होती है वो होती है √2 अल्फा पी, और इसमें अपन को अल्फा निकालना है। ठीक है, तो देखो कॉइल का एरिया अपन AC मानेंगे, जो हमको एक्चुअल में A गिवन है, लास्ट में पुट करेंगे, और फर्स्ट केस में पावर अपन को P गिवन है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमको पता है पावर डिसिपेटेड किसी भी कॉइल में कितनी होगी, E²/R। ठीक है, वेयर R उस कॉइल का रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गई बात। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो उस वायर की रेजिस्टिविटी, LW उस वायर की लंबाई, कितनी लंबी वायर है, और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये मेरे पास वायर है, सिलेंड्रिकल होती है वायर, तो जैसे ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल वायर होती है भाई, तो उसका रेडियस RW, वायर का रेडियस RW, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, और ये वायर की लंबाई है। तो यहां से मेरे को वायर का रेजिस्टेंस मिलेगा, और वही एक्चुअल में कॉइल का भी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कॉइल वायर से ही तो बनी है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, ये फॉर्मूला अपन को चाहिए, इसमें अपन को डेटा अपन पुट करेंगे, रो की जगह रो रख देंगे, लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि वायर को घुमा घुमा के n टर्न्स का बनाया गया, तो एक टर्न में कितनी लेंथ आएगी, जो सरकमफ्रेंस होगी, यानी कि 2πRC, रेडियस ऑफ कॉइल। ठीक है, इसलिए रेडियस ऑफ कॉइल लिख रहा हूं। तो पहली वाली जो कॉइल बन रही है उसमें n टर्न्स हैं, तो जो टोटल लेंथ बनेगी उसकी वो कितनी बनेगी, n टाइम्स ऑफ 2πRC। क्यों, सही बात है ना। तो जो अपन ने कॉइल बनाई है, उस कॉइल की लंबाई जो है वो होगी, वायर की लंबाई जो होगी एक्चुअल में वो होगी n × 2πRC। तो यहाँ पे अपन को वैल्यू पुट करने के लिए डेटा मिल गया, AW मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ठीक है, वो होगा πr² वायर, रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, अब देखो अपन ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, रो की जगह रो आ गया। आगे देखते हैं अपन। तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं LW की, ये आ गई लेंथ ऑफ वायर की वैल्यू, और एरिया की वैल्यू, एरिया ऑफ वायर, ये अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, एरिया ऑफ वायर। नाउ हमको कॉइल रेडियस इज नॉट गिवन, कॉइल का रेडियस हमको नहीं गिवन, वायर का रेडियस गिवन है R। तो मेरे को पता है कॉइल का रेडियस, यहाँ पे आ रहा ना ये RC, इसको हटाना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कॉइल के रेडियस को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो एरिया ऑफ कॉइल क्या होगा, कॉइल का एरिया होगा πr²C। सही बात है, ये होगा कॉइल का एरिया। यहां से मैं RC निकाल लूंगा, रेडियस ऑफ कॉइल जो होगा √ऑफ एरिया ऑफ कॉइल अपॉन पाई। ठीक है, अब ये RC की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने RC की वैल्यू पुट करी, तो ये मेरा बड़ा सा क्या बन गया, ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे जो अपन को गिवन डेटा है वो पुट करते हैं अपन। क्वेश्चन में अपन को रेडियस ऑफ वायर गिवन है R, और एरिया ऑफ कॉइल गिवन है A। तो ये जो अपने पास आ रहा है ना, एरिया ऑफ कॉइल इसकी जगह A, और रेडियस ऑफ वायर इसकी जगह अपन R पुट कर देंगे, और ये पाई पाई बाई बाई हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, एक एक स्टेप से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से समझेंगे, कोई जल्दी भी नहीं है। तो 2ρ√AN√πr², ये अपने पास बचेगा, आप देख सकते हो, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, ये पाई पाई कैंसिल हो गया ना, तो अपने पास ये बचेगा, ये बचेगी वैल्यू अपने पास। अब यहाँ से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है नीचे मेरे पास √π बचा है, कांस्टेंट वैल्यू जो बची है उनको मैं साइड में रख लूंगा। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रूट टाइम्स एरिया के, नंबर ऑफ टर्न्स के, और R² के। ये मैंने नोट कर लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस। अभी तो मेरे को पावर का रिलेशन चाहिए, तो मैंने अभी रेजिस्टेंस निकाला है, अभी E² की बात कर लेते हैं आगे। तो E क्या होता है, क्योंकि वो जो कॉइल है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो जब भी आप कोई कॉइल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा।
फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वही ईएमएफ मेरे को निकालना पड़ेगा। तो पावर क्या होती है, ई स्क्वायर बाय आर, ये तो शुरू में पढ़ा अपन ने। अब ईएमएफ कहाँ से आ रहा है, उसमें इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। इंड्यूस ईएमएफ कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फ्लक्स की जगह लिखेंगे बी इंटू ए, और क्योंकि बी चेंज हो रहा है तो डीबी बाई डी टी आ जाएगा और एरिया बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से मेरे को पता लगा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया के प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही है आपको बात। एरिया किसका, ऑफ कोर्स कॉइल के एरिया के, ठीक है। और कॉइल का एरिया एसी अपन को एक क्वेश्चन में गिवन ही है, राइट। तो अब अपन ये जो अपने तीन रिजल्ट्स बने हैं 1 2 3, 1 तो अपनी ये इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड पावर वाली इक्वेशन हो गई, और थर्ड अपन ने ये निकाल लिया ई इसके प्रोपोर्शनल है। तो पावर की वैल्यू, ये जो ई की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, तो अपने पास पावर आ जाएगी किस किस के प्रोपोर्शनल है। तो हमको पता है क्योंकि पावर ई स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल है, तो ई स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर, और आर अपन को पता है रूट ए एन अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अपन ये सारा डेटा यहाँ पे पुट कर दिया। समझ में आ रही है बात, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से अपन को क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो अपन को इसको सॉल्व करता हूँ जब मैं इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ रहा है रूट ए, यानी कि ए की पावर 1/2, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए की पावर 3/2 आर स्क्वायर, और ये एक एन से ये एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एन बचेगा। तो अल्टीमेटली ये मेरा रिलेशन बना है कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ए की पावर 3/2 और आर स्क्वायर, ठीक है ना। जो आर क्या है यहाँ पे, जो वायर है उसकी रेडियस है। समझ में आई बात। अब यही तीनों चेंज हो रहे थे, तो फाइनल केस में पावर पी डैश है, टर्न्स 2n है, एरिया जो है आपका वो है 2a, डबल हो रहा है। तो ए की पावर 3/2 को ए की पावर 1 और ए की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 1 डॉट ए की पावर 1/2, तो वही लिख रहा हूँ मैं 2a और 2a की पावर 1/2, और आर जो हो गया था वो 3 टाइम्स हो गई थी, रेडियस 3 टाइम्स हो गई थी, अपॉन ये पुराना वाला डेटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे अपन को सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 1/2 ए की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये पी ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो पी डैश बराबर आ जाएगा मेरा पी इंटू 4 रूट टाइम्स 9, और 9 इंटू 4 हो जाएगा मेरा 36। तो मेरा जो यही पूछा था कि ये अल्फा क्या होगा, तो अल्फा मेरा 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स आर बेंट। तो एक आपके पास ये वायर है और एक आपके पास ये वायर है, ये दो वायर्स हैं आपके पास, ठीक है। आपको इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये सेंटर पे इस पॉइंट पे उनका रेशियो निकालना है, B1 ये फर्स्ट और सेकंड वाले का रेशियो निकालना है। तो बहुत ही आसानी से अपन इसको कर लेंगे। तो देखो ये मेरे पास एक सेमी इन्फानाइट वायर है, यहाँ तक तो फाइनाइट है और यहाँ तक ये इन्फानाइट है। तो सेमी इन्फानाइट वायर और ये फिर सेमी सर्कुलर वायर, फिर से सेमी इन्फानाइट वायर, आई करंट है इसमें। अब अपन को पता है राइट हैंड थंब रूल से कि अगर मैं एक वायर को अपने हैंड से होल्ड करूँ, अगर इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और दूसरी साइड से बाहर बाहर आएंगी, अंदर जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है और यहाँ से अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है यहाँ पे क्रॉस, बाहर आ रही है तो यहाँ पे डॉट, ठीक है। तो सेम चीज़ अपन यहाँ पे लगाएंगे। ये वायर है अपने पास, अब वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो बाहर आ रही है, स्क्रीन के बाहर ऐसे निकल रही है, और फिर इसके नीचे वायर की दूसरी साइड पे अंदर जा रही है, तो यहाँ से बाहर आ रही है, ऐसे बाहर आके फिर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है फिर अंदर जा रही है, करंट इधर जा रहा है, तो ऐसे होल्ड करूंगा, मेरा थंब इधर रहेगा, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर ऐसे, ठीक है। और ये सेमी सर्कुलर वायर है, सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस पूरी वायर की वजह से ये करंट ऐसे जा रहा है। अब देखो ऊपर अंदर और फिर बाहर, अंदर बाहर, ठीक है ना। ये थंब ऐसे रहा अंदर और फिर फिंगर्स बाहर आएंगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक, इस सभी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इधर 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 बाहर। तो यानी कि अपन को तो इस पॉइंट पे निकालनी है, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। तो इन तीनों की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर होगी, देखो आप अंदर आएगी। आ रही है बात समझ में।
तो हम तीनों की मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और दो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेमी सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 4 आर। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आप देख सकते हो म्यू नॉट आई और 4 आर कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4 आर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 पाई प्लस 1। ठीक है, ये अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो आएगा मेरा पाई, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 प्लस पाई। ये फर्स्ट हो गया। सेम पैटर्न में मैं सेकंड वाले की भी निकालूंगा, इसकी वजह से भी सेम चीज़ होगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है वायर का सेमी इनफाइनाइट, ये सेमी सर्कुलर सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट ये है। अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मेरे को इस पॉइंट पे निकालनी है। तो क्या होगा कि अगर जैसे कोई भी वायर है करंट कैरिंग वायर, तो इसके इस साइड पे और इस साइड पे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन अलोंग द लाइन ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। अगर ये वायर है तो इसके फ्रंट पे और इसके बैक पे अगर कोई भी लाइन लगे हो आप, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। तो यहाँ 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 कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ 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 नहीं है, इसके सराउंडिंग में होगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? तो ये जो पॉइंट है ये इस वायर के लिए, इस अलोंग द वायर है, तो अलोंग द वायर वायर की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। तो थर्ड वाले पोर्शन की तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये फिर से सेमी इनफाइनाइट और ये सेमी सर्कुलर, तो सेमी और दोनों की सेम डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 आर। ठीक है ना, अब वही चीज़ करेंगे, म्यू नॉट आई और अपॉन 4 आर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/पाई, और इधर आ इसकी जगह आ जाएगा 1। ठीक है, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस पाई और डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई। अपन को b1/b2 निकालना है, ये मैंने b1 की वैल्यू लिखी, और रिवर्स करके इन्वर्स करके मैंने कि म्यू नॉट आई 1 प्लस पाई ओवर 4 आर इंटू पाई, ये मैंने b2 की वैल्यू लिख दी। आप देख सकते हो म्यू नॉट आई कैंसिल, 4 आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 2 प्लस पाई 1 प्लस पाई अपना जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी अपन। तो क्वेश्चन नंबर 40 है ये। फॉर अ थिन सिमेट्रिक प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल टू मिनिमम डेविएशन इज। तो यहाँ पे ना ये मैंने थिन प्रिज्म बनाया है, अपन को आई बाय डेल्टा मिनिमम का रेशियो निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म अपन को 1.5 गिवन है, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन फॉलो हो रही है। मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट यूँ जाती है तो बेस के पैरेलल होती है, जब रिफ्रैक्ट होती है ना प्रिज्म बाउंड्री से तो बेस के पैरेलल रहती है। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपके R1 और R2 दो एंगल बनते हैं, ये वाला आपका R1 बनेगा, ये वाला आपका R2 बनेगा, दोनों इक्वल रह जाते हैं। ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला होता है डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है अपन को 1.5 पुट कर दी, 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया, 3/2 माइनस 1 अपना क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम किसके बराबर आ गया, a/2। तो डेल्टा मिनिमम तो आ गया, ऐसे ही मुझे आई निकालना है। तो आई क्या होता है मेरे पास, आई ए और डेल्टा मिनिमम में रिलेशन होता है आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब डेल्टा मिनिमम की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ a/2, तो यहाँ से मेरे पास आई क्या आ जाएगा, a प्लस a/2/2, जो कि होगा आई इक्वल्स टू 3a/4। अब ये आई की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू भी आ गई, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3/2 अपना आंसर आ जाएगा। 41 कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, और आपके पास यहाँ पे एक कर्व सरफेस है जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जो यहाँ पे अंदर लेंस मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है। ठीक है, और सी आपके पास यहाँ पे इसका सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 20 गिवन है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 40 गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज अगर आपका रिफ्रैक्शन किसी कर्व सरफेस से होता है तो उस केस में जो आपकी हाइट या फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO μ1/μ2 इंटू V/U। ठीक है, तो यहाँ हमको हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, μ1/μ2 V/U इंटू HO। ठीक है, अब μ1 μ2 और μ1 μ2 V मेरे को U मेरे को गिवन है, V मेरे को निकालना पड़ेगा, HO भी गिवन है। तो मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी इमेज डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मेरे को गिवन है 40, इमेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अपन को एक चीज पता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन किससे हो रहा है, कर्व सरफेस से हो रहा है। तो कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है μ2/V माइनस μ1/U, μ2 माइनस μ1/R।
तो म्यू2 कौन सा मीडियम होता है? म्यू2 वो मीडियम होता है जहां पे रेज की रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं, तो यहां से यहां पे रिफ्रैक्शन होगा इस मीडियम बाउंड्री से, तो रेज यहां पे आएंगी। तो ये वाला मेरा म्यू2 है, ऑलरेडी गिवन है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। म्यू1 मेरा ये वाला मीडियम है, वैल्यू पुट कर दूंगा। वी की वैल्यू मेरे को पता नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में रेज जा रही होती हैं, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हो, क्योंकि आप डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? यूं मेजर करोगे आप, और रेज कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप रेज के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो फ्रॉम द पोल। तो u आपका हो जाएगा -40। म्यू2 और म्यू1 और r, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसकी क्या रहेगी? इसी डायरेक्शन में ऐसे मेजर करोगे आप, क्योंकि इंसिडेंट रेज राइट में जा रही है, और आप जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो टुवर्ड्स लेफ्ट मेजर करोगे, क्योंकि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं। तो r की जगह आ जाएगा आपके पास -20। सॉल्व करेंगे इसको v के लिए, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, इजिली सॉल्व किया जा सकता है। v मेरा आ जाएगा -29.61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस मैंने डेटा पुट करना है। अब मेरे को म्यू1 म्यू2 वी यू एच ओ सब कुछ पता है, तो सारा डेटा अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास 0.96 आ जाएगा, और जो कि अप्रोक्सीमेटली अपन उसको 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ऑप्शन में गिवन है, यही इसका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास कि फॉर अ सर्टेन मेटल, आपके पास एक मेटल है, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ क्वेश्चन। ये मेटल है आपके पास, इस पे पहले λ1 जो है वेवलेंथ आती है, जिसकी जो वेवलेंथ है अपन को लैम्डा गिवन है, ठीक है, ये इस पे स्ट्राइक करती है, और उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है 3v0। दूसरे केस में क्या होता है? 2 लैम्डा की फ्रीक्वेंसी इस पे स्ट्राइक करती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है v0। तो जो आपके पास थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रीशोल्ड वेवलेंथ होगी इसकी, जो इस मटेरियल की थ्रीशोल्ड वेवलेंथ होगी, वो अल्फा लैम्डा गिवन है, और आपको यहाँ पे अल्फा निकालना है। तो वर्क फंक्शन तो यहाँ पे, क्योंकि वर्क फंक्शन तो मेटल पे ही डिपेंड करता है, वही मेटल पे दो अलग अलग केसेस से दो अलग अलग टाइम में आप डिफरेंट डिफरेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ है उस पर स्ट्राइक करवा रहे हो, तो वर्क फंक्शन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो तो मेटल पे डिपेंड करता है। तो अपन आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करें, जो एनर्जी इस पे स्ट्राइक कर रही है वो है hc/λ इक्वल्स टू, वो कहाँ यूटिलाइज होगी? वो एक तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूटिलाइज होगी, उसी को अपन वर्क फंक्शन कहते हैं, और एक जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी से जाता है, दूसरी यहां पे चली जाएगी। तो आपने इतनी एनर्जी दी, और वो उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में निकला, और कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर गया, ठीक है। तो ये आपके पास इंसिडेंट रेडिएशन है hc/λ, ये वर्क फंक्शन, और 3v0 मेरे को गिवन है। ये फर्स्ट हो गई फर्स्ट केस के लिए। ऐसे ही सेकंड के लिए केस के लिए मैं लिखूंगा, तो लैम्डा की जगह 2λ आ जाएगा, फाइव नॉट की जगह फाइव नॉट ही आएगा, क्योंकि सेम मटेरियल है, और वी नॉट की जगह क्या आ जाएगा? 3v0 की जगह आ जाएगा आपके पास v0, क्योंकि सेकंड केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो v0 था। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस करूंगा, तो hc/λ माइनस hc/2λ आ जाएगा, hc/2λ, ठीक है। फाइव नॉट कैंसिल हो जाएगा, 3v0 माइनस v0 2v0 बचेगा। यहां से v0 निकाल लेता हूं, अब ये 2 नीचे जाएगा, तो v0 आ जाएगा hc/4λ। v0 क्या आ जाएगा? hc/4λ। अब ये v0 की वैल्यू जो मेरे पास आई है थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट में पुट कर देता हूं, ये यहां पे पुट कर देता हूं मैं v0 की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा? तो मैंने क्या करा, hc/λ इक्वल्स टू hc(λ0) प्लस 3v0, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे मैं v0 की जगह hc/4λ पुट कर देता हूँ। hc कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/λ इक्वल्स टू 1/λ0 प्लस 3/4λ, ठीक है ना, 3/4λ। अब अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपन को λ0 की वैल्यू चाहिए, तो अपन इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं, क्योंकि तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया। सॉल्व करेंगे तो 1/λ0 बराबर किसके आएगा? 1/4λ की। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना अपन, तो क्या आएगा? 1/4λ आएगा। तो यानी कि λ0 बराबर क्या आ गया? 4λ। तो अपना अपन को अल्फा पूछा था, जो कि जिसकी वैल्यू अपनी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अपन को ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है वो मेरे को यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का, ऑसिलेशन का गिवन है, और बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक बात और पता लग रही है कि
इलेक्ट्रॉन को वाई डायरेक्शन मूव कराया जा रहा है, उसकी स्पीड दी हुई है मेरे को, और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का मैक्सिमम वैल्यू निकाल। बहुत ही सिंपल है। देखो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो लगते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स होएगा QE और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB। ठीक है, अपन इसका रेशियो लेते हैं, तो FE बाय FB करूँ तो QE बाय QVB हो जाएगा, Q Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, E अपॉन VB बचेगा। अब आपको पता है कि E बाय B क्या होता है, C, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है। तो E बाई बी की जगह अपन लिख देंगे C, और नीचे V एज इट इज आ गया। स्पीड ऑफ लाइट तो 3 × 10⁸ होती है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को गिवन ही है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 200 मेरा आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया, क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने का था ही नहीं। Angular momentum of an electron in an hydrogen atom is 3h by pi, then energy of electron in electron volt। तो angular momentum गिवन है, एनर्जी पूछ रहा है। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम 3h by pi गिवन है और एनर्जी पूछी जा रही है, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, nh by 2 pi, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। तो nh by 2 pi बराबर 3h by 2 pi। तो यहाँ से n क्या मिल गया मेरे को, देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, दिस वैल्यू इज 2 नहीं है, यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में 3h by pi गिवन है, 3h by pi। ठीक है, तो यहाँ 3h by pi है। नाउ इफ आई सॉल्व 3h by pi एंड इट इज इक्वेटेड टू nh by 2 pi, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, मुझे एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी क्योंकि मेरे पास अगर मैं देखूं क्वेश्चन में, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, तो E का फॉर्मूला होता है -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो Z1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और n अपन निकाल चुके हैं 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, 6 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 6 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अपना आंसर आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन अपना सही होगा। ये मैंने पूरे सारे जो क्वेश्चंस देख रहे हो आप, सारे मैंने NTA से वेरीफाई कर रखे हैं सारे आंसर्स, राइट। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here we are. A liquid drop of diameter 2 mm breaks into 512 drops. Change in surface energy is alpha into 10 power minus 6 joules. Find alpha. तो आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस 1 mm है, और उससे आप n ड्रॉप्स बनाते हो, और n की वैल्यू यहाँ पे 512 है। चेंज इन एनर्जी, यहाँ से यहाँ पे जब बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप्स बनती हैं, तो चेंज इन एनर्जी इतनी आती है, अल्फा इंटू 10⁻⁻6 जूल, एंड यू हैव टू फाइंड अल्फा वैल्यू। सरफेस टेंशन इज गिवन 0.08 न्यूटन मीटर। तो आपको पता है कि जो एक बड़ी जो अपने पास ड्रॉप थी उसकी जो वॉल्यूम होगी, वही वॉल्यूम सभी छोटी ड्रॉप्स की भी होगी मिला के। तो बिग ड्रॉप की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और n टाइम्स स्मॉल की होगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि मैंने छोटी ड्रॉप्स की रेडियस को स्मॉल आर मान लिया है। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा आर क्यूब इक्वल्स टू n की जगह, क्योंकि अपने पास जो ड्रॉप्स हैं वो 512 है, 512 आर क्यूब आ जाएगा। ये क्यूब अपन दूसरी साइड पे लेंगे तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, और 512 का पावर 1/3 बचेगा अपने पास 8, तो आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। और स्मॉल आर, मेरे को स्मॉल ड्रॉप की रेडियस चाहिए थी, तो वो बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस की 1/8 होगी। तो कैपिटल आर की वैल्यू ऑलरेडी अपन को 1 mm गिवन ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल आर जो अपने पास है, ये कैपिटल आर है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर अपने पास ऑलरेडी 1 mm है ही, और स्मॉल आर अपन को पता था नहीं, तो वो मैंने निकाल लिया है। वापस आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 1/8 mm। ठीक है, अपन को चेंज इन एनर्जी निकालनी, यानी कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनली अपने पास तो छोटी छोटी ड्रॉप्स बनी हुई हैं, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे S2 आएगा किसके लिए, जो अपनी छोटी ड्रॉप्स हैं, और S1 आएगा बड़ी वाली ड्रॉप के लिए, राइट। तो यहाँ पे 512 अपने पास स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय उनका सरफेस एरिया, और इनिशियली अपने पास एक बड़ी ड्रॉप थी उसका सरफेस एरिया S1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो T और T दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने T को बाहर ले लिया, अंदर हो जाएगा 512 इंटू सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप।
तो स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस एरिया, किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस मैंने स्मॉल आर ली है, और बड़ी वाली रेडियस अपनी हो जाएगी 4πr², उसका बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πR²। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4π भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने उसको भी बाहर ले लिया। टी की वैल्यू 0.08 गिवन है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली। 512 एज इट इज आ गया। स्मॉल आर की वैल्यू 1/8 अपन ने निकाली है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 स्क्वायर है, तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। यहाँ पे -3 से -6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 था, 1 का स्क्वायर और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6 आ जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली 7 × 10⁻�6। तो अपन को यही निकालना था अल्फा। सो 7 is our answer because they asked in question alpha into 10⁻⁻6. So we got 7 into 10⁻⁻6. Let us come to section B. So in section B, we have to do सिंगल स्लिट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न वेवलेंथ आपको दी हुई है, स्लिट विड्थ भी दी हुई है, और एंगुलर विड्थ पूछ रहा है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ क्या होती है, ये आपके पास एंगुलर विड्थ होती है, ठीक है ना, 2θ। और 2θ का फॉर्मूला होता है 2λ/a। लैम्डा भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है। आगे चलें तो लैम्डा की वैल्यू अपन को दी है 628 × 10⁻⁹ कर रहे हैं, क्योंकि नैनोमीटर्स में गिवन है, वो देख सकते हो आप नैनोमीटर में 628, और 0.2 दी हुई है इसकी स्लिट विड्थ, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल कम इन रेडियंस, सो 2λ/a, दिस विल कम इन रेडियंस, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, सो मल्टीप्लाइड बाय पाई, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। So solving this, we will get, solving this data, we will get 36 × 10⁻⁻². So this is only asked, 36 will be our answer in the degrees, as you can see in the question. यहाँ पे अपन को अल्फा × 10⁻⁻² डिग्रीज दिया था, तो अल्फा की वैल्यू अपनी 36 आ रही है। So this is our answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक वेसल है, कंटेन्स दिस वॉल्यूम, प्रेशर 8 बार, राइट, 140 डिग्री सेल्सियस पे, Cp3 आ रहा है, Cv2 आ रहा है, इट इज़ एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू फॉल 1 बार, वर्क डन निकालना है हमको। तो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ग्राफ से समझ में आएगा। पीवी ग्राफ बनाया मैंने, इनिशियल प्रेशर 8 बार था और उस टाइम वॉल्यूम थी इतनी गैस की। फिर प्रेशर आपने क्या करा, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ, तो मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ऐसा ग्राफ बनाया। प्रेशर हो गया कितना, 1 बार पे आ गया P2 प्रेशर, और वॉल्यूम कुछ V2 हो गई, ये मेरे को पता नहीं है, वॉल्यूम मेरे को पता नहीं है, ये निकालनी पड़ेगी पहले। फिर उसके बाद मुझे वर्क डन पूछा जा रहा है, कितना वर्क डन होगा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। तो क्वेश्चन में मेरे को गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। Cp और Cv दोनों गिवन है, Cp3R गिवन है, Cv2R गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास गामा आ गया 3/2। अब एडियाबैटिक क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है P1 V1 गामा, P2 V2 गामा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे को V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 पावर गामा हो जाएगा P1/P2 V1 की पावर गामा, ठीक है। अब ये गामा मैं दूसरी साइड लूंगा, तो 1/गामा इधर आएगा, 1/गामा इधर आएगा, तो ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगा। तो V2 क्या बचेगा मेरे पास, P1/P2 और पावर 1/गामा V1। सारी वैल्यूज गिवन है, गामा अपन ने निकाला है, V1 गिवन है, P2 P1 P2 सब गिवन है। सॉल्व करेंगे तो V2 मेरा 0.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है। तो मेरे पास ये V2 की वैल्यू 0.15 मीटर क्यूब थी, और अब ये मेरे पास 0.6 मीटर क्यूब आ जाएगी। अब मुझे निकालना है वर्क डन, निकालना है एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, del Q 0 होता है, और अपन को पता है कि del Q = del U + W होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये 0 हो जाएगा मेरे पास, तो W बराबर क्या आएगा, नेगेटिव चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NCV ΔT, ठीक है ना, माइनस का साइन एज इट इज चल रहा है। CV क्या होता है, R/γ-1, तो पुट कर दिया। अब NR ΔT, ΔT मतलब T2 - T1, लेकिन माइनस का साइन है तो T1 - T2 हो जाएगा। तो NRT1 - NRT2 अपॉन γ-1, डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहा। अब NRT1 क्या होगा, P1 V1, और NR2T2 क्या होगा, P2 V2 हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन से। P1 भी पता, P2 भी पता, P1 भी पता, V1 भी पता, P2 भी पता, V2 भी पता, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा γ-1। अब मेरे पास यहाँ पे प्रेशर जो दिया हुआ है ना, प्रेशर आप देखोगे बार में दिया हुआ है, तो 1 बार
अपन इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये SI में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी वैल्यू जो है अपनी इसकी जगह आता है अपना 1.2 और यहाँ पे 10⁵ एज इट इज आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 120 किलो जूल। समझ में आ रही है बात? तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 120 किलो जूल, और अपन को किलो जूल्स में ही क्वेश्चन ने पूछा था। तो आप यहाँ देखो, व्हाट किलो जूल्स विल बी दी वर्क डन, सो इट विल बी 120, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इतने में घूम रहा है वो, फोर्स लग रहा है रूट अल्फा 10⁻⁶, तो अल्फा निकालो। चार्ज गिवन है, वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन है, फोर्स वेक्टर पूछ रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, सॉरी। तो पहले फोर्स वेक्टर ही निकालना पड़ेगा मेरे को। तो फोर्स वेक्टर माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, फोर्स वेक्टर की वैल्यू आएगी आपकी क्यू वी क्रॉस बी। तो ये मैंने क्यू लिखा 1 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक्रो कुलम में था। ये वेलोसिटी वेक्टर लिख दिया, ये बी वेक्टर लिख दिया मैंने। अब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से आप कर सकते हैं, आई जे के क्रॉस। तो उस क्रॉस प्रोडक्ट में मैं ज़्यादा जा नहीं रहा, आई क्रॉस आई ज़ीरो हो जाएगा, आई जे फिर आई के करेंगे। सो दिस स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट आई डोंट थिंक कि आपको कोई ज़रूरत पड़नी चाहिए। सो जस्ट मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करा एंड यू कैन सी, आप सॉल्यूशन देख सकते हो, बिल्कुल हर एक स्टेप लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। सो आफ्टर डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास ये फोर्स वेक्टर आएगा। फोर्स वेक्टर आएगा तो आपके पास इससे आपको मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, जो कि होगा 1² 11² 7²। तो 1² 11² 7² करेंगे तो √7 आएगा आपके पास, √171 आएगा आपके पास, सॉरी, इंटू 10⁻⁶। तो यही आपको पूछ रहा था वो क्वेश्चन में, √अल्फा। तो अल्फा आपका 171 हो जाएगा। दिस इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, जिसका वेट कैपिटल W है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके पास एक वेट है कैपिटल W और ये एक वायर है जिसका वेट है स्मॉल w और इसकी लेंथ है L। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको स्ट्रेस इन द वायर एट L/3 फ्रॉम टॉप, ऊपर से L/3, यानी कि यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे इस P पोजीशन पे कितना स्ट्रेस आ रहा है इस वायर पे, वो आपको दिया हुआ है। ये W/A + 2/गामा W/A, स्मॉल w/A। तो यहाँ पे आपको ये गामा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अपन इसको अगर सॉल्व करें तो स्ट्रेस क्या होता है अपना, स्ट्रेस अपन को L/3 फ्रॉम द टॉप पोजीशन निकालना है, ठीक है। तो अल्फा सॉरी जो अपना स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हो जाएगा टोटल फोर्स, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है देखो, इसकी लेंथ है L, वेट है W। तो अगर L लेंथ का वेट W है तो L/3 पोर्शन का वेट क्या होगा, W/3, क्योंकि यूनिफॉर्म है, ठीक है। आधी आधी लेंथ का वेट भी आधा होगा, तो 1/3 लेंथ का वेट भी 1/3 होगा। तो यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये इस पोर्शन की वजह से डेवलप हो रहा है, ध्यान दो आप। समझ में आया? ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको खींच रहा है, नीचे की तरह से खींच रहा है, तो इस पोर्शन की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इस रीजन में। तो स्ट्रेस होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वायर का ए अपन ने पुट कर दिया, ठीक है। अब टोटल जो वेट इसको खींच रहा है नीचे, वो तो एक W कैपिटल W खींच रहा है और एक ये वाला लेंथ खींच रहा है 2W/3, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 2 स्मॉल w/3। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो W/A और 2W/3A आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके ये आ गया मेरे पास। अब ये इक्वेशन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है और ये मैंने सॉल्व करके निकाली। अगर इनको आप कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि गामा की वैल्यू 3 के बराबर आ रही है। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो फाइनली अब हम आते हैं इस अप्रैल के फर्स्ट सेशन के 2 अप्रैल के फर्स्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ शेयर करो इसको, सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और सपोर्ट करो, कमेंट करके बताओ सर कैसी लगी, सर बढ़िया लगी, ठीक है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मैं, अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं, ये भी कमेंट करो कि आपको कौन सी वीडियोस देखने हैं, तो मैं आई विल कीप ऑन अपलोडिंग द वीडियोस विच यू रिक्वायर, राइट। सो बोल रहे हैं कि आपके पास एक टब है और उसमें फिल्ड विद वाटर, और उसमें आप क्यूब रख देते हो। ये आपके पास क्यूब है, जो आपने इसको वाटर में रखा तो क्या हुआ, ये फ्लोट करने लगता है, ठीक है।
इसकी कुछ हाइट होती है, उससे ये फ्लोट करने लगता है। वेन इसके ऊपर आप एक मेटल कॉइन रख देते हो तो ये 3.87 लेंथ नीचे चला जाता है, क्योंकि उससे वेट से, इस कॉइन के वेट से कुछ नीचे हो जाता है। पहले एच हाइट इसकी अंदर थी, क्या कहते हैं, वाटर के अंदर थी, फिर कुछ एच तो ऑलरेडी रहेगी रहेगी, लेकिन जब आपने कुछ इसके ऊपर कॉइन रख दिया तो एक्स्ट्रा हाइट भी ये वाटर के अंदर इसकी चली जाती है, वो है 3.87 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन पूछ रहे कि कितना जो आपने कॉइन रखा था उसके ऊपर, उसका मास कितना था, ये आपको यहाँ पे पता लगाना है, उसका मास आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, आसानी से बता देता हूँ आपको। देखो, जब ये इनिशियल कंडीशन पे फ्लोट कर रहा था तो इस पे लग रहा था ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स, बैंड फोर्स। तो बैंड फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज्ड, जो बॉडी आपकी उसकी वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू जी, और वो बराबर हो गया इसके वेट के, mg के। दूसरे केस में क्या हुआ, अब वेट तो नीचे mg लग रहा है, और अब टोटल यहां पे जो बैंड फोर्स लगेगा वो पहले वाली हाइट की वजह से लगेगा, प्लस और वॉल्यूम इमर्ज हो गई ना अब, तो और एक्स्ट्रा बैंड फोर्स यहां पे ऐड हो जाएगा एफ बी डैश, जो किसकी वजह से ऐड होगा, इस कॉइन की वजह से, जो कॉइन का वेट नीचे की तरफ लगेगा mcg। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं सेकेंड केस में, आप देखोगे कि ये जो एक्स्ट्रा बाइंड फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो कॉइन की वजह से आ रहा है। एफ बी बराबर एम जी तो पहले ही था, लेकिन अब एफ बी डैश बराबर एम सी डैश एम सी जी हो जाएगा, क्योंकि कॉइन के रखने से उसकी कुछ वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम, क्यूब की वॉल्यूम और कुछ अंदर चली जाएगी, हाइट जा रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट जा रही है ये कॉइन की वजह से ही जा रही है, नहीं तो अदरवाइज पहले तो इतना ही आपके पास बैंड फोर्स लग रहा था। तो मेरे को यहाँ से पता लग गया कि जो एम सी जी होगा, वेट होगा कॉइन का, वो एफ बी डैश बराबर के, एफ बी डैश के बराबर होगा। अब एफ बी डैश क्या होगा, बैंड फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि वाटर है, 1 ग्राम पर सी गिवन है मेरे को क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ सी, वॉल्यूम इमर्स्ड, यहाँ पे वॉल्यूम सी का मतलब है वॉल्यूम इमर्स्ड, कितनी वॉल्यूम उसकी इमर्स्ड है, देखो इसकी टोटल वॉल्यूम इमर्स्ड है इतनी, 3.87 प्लस एच हाइट। ठीक है, तो 3.87 प्लस एच हाइट, लेकिन जो एच हाइट उसकी इमर्ज है वो तो उसके खुद के वेट की वजह से थी, लेकिन कॉइन की वजह से सिर्फ 3.87 हाइट इमर्ज है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम कितनी इमर्ज हो रही है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितनी इमर्ज हो रही है ड्यू टू दिस कॉइन, 3.87 ये वाली हाइट, फिर एक ये वाली हाइट और एक दूसरी हाइट ये वाली। तो मेरे को वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो एक ये लेंथ, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, तो मेरे पास ये वॉल्यूम आ जाएगी, ये वाली वॉल्यूम। तो ये वाली एक्स्ट्रा वॉल्यूम इमर्ज हुई है क्यूब की ड्यू टू द कॉइन। आई बात समझ में? तो 3.87, और दूसरे जो डायमेंशन है, एक ये वाले डायमेंशन और एक ये वाला डायमेंशन, वो तो 1 1 ही है, क्योंकि इस क्यूब की साइड मेरे को, सॉरी 10 10 है, क्योंकि इस क्यूब की साइड मेरे को 10 10 गिवन है। तो वहां पे मैंने वॉल्यूम की जगह 10 10 यहाँ पे पुट कर दिया इंटू जी, इक्वल्स टू एम सी जी, जी जी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, मेरे को एम सी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 387 ग्राम जो है आंसर आ जाएगा। बाय।